दोस्तों, आज़ादी ये शब्द सुनते ही हमें एक ही शख्स का, एक ही व्यक्तित्व का विचार सबसे पहले आता है और वो हैं हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश को एक नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध श्रृंखला की तीसरी कड़ी में आज हम जानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में, जिन्हें हम भारतीयों ने प्यार से नेताजी पुकारा, जिनके भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति संघर्ष के योगदान को कुछ तत्कालीन बड़े नेताओं ने लगभग दरकिनार कर दिया और जिन्हें भारतीय इतिहास में उनका वो स्थान कभी मिला ही नहीं जिसके वो असल हकदार थे। लेकिन दोस्तों, आज हम उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उनकी रहस्यमयी और विवादास्पद मृत्यु के बारे में, क्योंकि आज़ादी के 75 सालों के बावजूद आज भी नेताजी सुभाष की मृत्यु का सच एक रहस्य ही है। हालांकि आधिकारिक रूप से यही बताया जाता है कि नेताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन भारतीय जनमानस के गले ये बात आज तक नहीं उतर पाई है। सालों से सैकड़ों इंक्वायरीज बैठाई गई, कई पुस्तकें भी लिखी गईं और कई फिल्में भी इस विषय पर बनाई गई हैं, लेकिन आज तक कई प्रश्न अनसुने और अनसुलझे ही हैं। दोस्तों, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हिटलर और उसके मित्र देशों की हार के साथ समाप्त हो चुका था और इसके साथ ही आईएनए यानी आज़ाद हिंद फौज और जापानी सेना भी बर्मा में ब्रिटिश सेना से हार चुकी थी और इस हार ने नेताजी के भारत की आज़ादी के सपने को भी नष्ट कर दिया। लेकिन फिर भी नेताजी ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और स्टालिन की सपोर्ट पाने के लिए सोवियत रशिया जाने की योजना बनाई। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार वह रशिया कभी पहुंच ही नहीं सके। 17 अगस्त 1945 लगभग दोपहर के 2 बजे मित्सुबिशी K121 हैवी बॉम्बर जहाज ने सैगन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। जहाज के अंदर कुल मिलाकर 13 लोग थे, जिसमें जापानी आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिरेई, आज़ाद हिंद फौज के कर्नल हबीबुर रहमान और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो जहाज की पोर्ट साइड विंग के पीछे वाली सीट पर बैठे थे। वियतनाम में एक रात के हाल्ट के बाद 18 अगस्त को जहाज फ्यूल के लिए ताईहोकू फार्मोसा, जिसे वर्तमान में ताइवान कहते हैं, पहुंचा। जहाज के उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद प्लेन में तेज बैंग की आवाज के साथ प्लेन क्रैश हो गया। पायलट और जनरल शिडेई मौके पर ही मारे गए। कर्नल रहमान बेहोश हो गए और बोस बच गए, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म गैसोलीन से भीगकर आग के गोले में तब्दील हो चुकी थी। कुछ घंटे हॉस्पिटल में कोमा में रहने के बाद नेताजी चल बसे। अब सबसे पहले हमारे मन में उठने वाला सवाल ये है कि नेताजी के मृत शरीर को किसी ने नहीं देखा। यहाँ तक कि उनकी फ़ोटो उनके साथियों ने भी जो उनके साथ दूसरी फ्लाइट में थे, उन्होंने भी उनको नहीं देखा। उनके शव का भी कोई फ़ोटो नहीं लिया गया और ना ही कोई डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया। ऐसा कैसे संभव है? अनुज धर ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड टू नेताजी में भारतीय जनमानस के मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का अत्यंत ही सटीक जानकारी व तथ्यों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास किया है। 3 कमीशन, 217 फाइल्स और विभिन्न साक्ष्यों के बावजूद आज तक कोई भी ऐसा पक्का सबूत उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर यह जाना जा सके कि उस दिन नेताजी के साथ वास्तव में क्या हुआ था। एक थ्योरी के अनुसार नेताजी सोवियत संघ अधिकृत मंचूरिया गए, जहां उन्हें सोवियत सेना द्वारा कैद कर लिया गया, या वह खुद रूस में कहीं छिपकर रहने लगे थे। लक्ष्मी स्वामीनाथन, जो आईएनए की रानी झांसी रेजिमेंट की सदस्य थीं, ने 1946 में कहा था कि उन्होंने सोचा था कि नेताजी चीन में हैं। पोलित ब्यूरो के एक सदस्य बाबाजान गौफुरोव के अनुसार बोस मंचूरियन बॉर्डर से होते हुए सोवियत रूस पहुंचे। आईएनए की कुछ यूनिट भी नेताजी के साथ मंचूरिया तक गई थी। गाफुरोव का तो यहाँ तक कहना है कि स्टालिन और माल्टोव के बीच इस विषय पर चर्चा भी हुई थी कि नेताजी को सोवियत रूस में रहने देना चाहिए या नहीं। हालांकि नेताजी को 1 साल पहले ही
ऑफिशियली डेड घोषित किया जा चुका था। गॉफुरोव के अनुसार भारत की तत्कालीन राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित के समय में डॉक्टर राधाकृष्णन, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, नेताजी से मिलने रूसी सरकार की सहमति से गए थे। एसएम गोस्वामी, जो कि एक रिटायर्ड स्पेशल ऑफिसर थे, उन्होंने भी खोसला कमीशन के आगे बताया था कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने उन्हें 1954 में बताया था कि वह 1948 में मॉस्को में नेताजी से मिले थे। श्री एसएम गोस्वामी ने कमीशन को यह भी बताया कि जिस रूस में भारत की राजदूत विजयलक्ष्मी पंडित ने भी नेताजी को मॉस्को में देखा था। भारत वापसी पर डॉक्टर पंडित ने संविधान सभा में कहा था कि वे उनके पास कुछ ऐसी सूचनाएं हैं जो भारत को हिलाकर रख देंगी, लेकिन तभी पंडित नेहरू ने उनको रोक दिया। 1995 में कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी की एक टीम जब मॉस्को में भारत सोवियत रिश्तों की रिसर्च कर रही थी, तो वहां उसे कुछ डीक्लासिफाइड फाइलें मिली जो 1945 के बाद बोस के रूस में होने का इशारा कर रही थी। डॉक्टर पुरोवी रॉय, जो उस टीम की एक सदस्य थी, के अनुसार उन्हें मॉस्को के पास पड्डोलोस्क के मिलिट्री आर्काइव्स में 1946 का एक डॉक्यूमेंट्स जिस पर मोस्ट सीक्रेट लिखाता मिला, जिसमें उल्लेख था कि स्टालिन और माल्टोव बोस के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि नेताजी को रूस में रहने देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, इसी घटना का जिक्र गॉफुरेव ने भी किया था। 2005 में बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि ताइवान सरकार ने बोस की प्लेन क्रैश के डेथ की थ्योरी से इनकार करते हुए इस बात को भी नकारा कि 14 अगस्त और 20 सितंबर के बीच 1945 में कोई प्लेन क्रैश हुआ था या नहीं। दोस्तों, नेताजी के बारे में तीसरी थ्योरी फैजाबाद के गुमनामी बाबा के रूप में है। इसके अनुसार नेताजी भारत वापस आए थे और फैजाबाद में एक साधु के रूप में 1985 में अपनी मृत्यु होने तक रहे। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि गुमनामी बाबा कैसे और कब फैजाबाद पहुंचे, किंतु प्रसिद्ध लेखक अनुजधर के अनुसार वे 1956 में वहां पहुंचे। गुमनामी बाबा के चेहरे को किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि वह अपने चेहरे को हमेशा ढक कर रखते थे। वे ना ही किसी से बात करते थे। गुमनामी बाबा अंग्रेजी और बंगला में लिखना पसंद करते थे और उनके पास बहुत सी भारतीय राजनीति से संबंधित सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी किताबों का संग्रह था। सबसे खास बात यह थी कि बाबा के पास कुछ वस्तुएं ऐसी थी जिनसे नेताजी का सीधा संबंध था, जैसे कि नेताजी के माता पिता की तस्वीर, नेताजी के गोल्डन फ्रेम के चश्मे जिसे हम नेताजी के अधिकतर पिक्चर्स में देखते हैं, जर्मन बाइनोक्यूलर्स, स्वामी विवेकानंद का कलर फोटोग्राफ, बंगाली किताबें, अविभाजित भारत का नक्शा, नेताजी के परिवार के फोटो वाली एक एल्बम, न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स जिनमें नेताजी की मृत्यु के बारे में लिखा गया था और नेताजी के प्रशंसकों के कुछ पत्र। बाबा के पास कुछ ऐसे फोटोग्राफ भी मिले जो ये बताते थे कि बाबा अपना जन्मदिन 23 जनवरी को ही मनाते थे। नेताजी की मृत्यु की जांच के बारे में सबसे पहले 1946 में फिगेस रिपोर्ट आई, जिसके अनुसार 1945 में 18 अगस्त को जापान के ताइहोकू में जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें नेताजी एक यात्री थे। ये रिपोर्ट मिलिट्री हॉस्पिटल में नेताजी की मौत की पुष्टि भी करती है और ताइहोकू में उनके अंतिम संस्कार और उनकी अस्थि अवशेष जापान भेजने की भी पुष्टि करती है। स्वतंत्र भारत में 1956 में शाहनवाज कमेटी का गठन किया गया, जिसमें संसद सदस्य शाहनवाज खान, पश्चिम बंगाल के भारत सरकार द्वारा नॉमिनेटेड आईसीएस अधिकारी एसएन मिश्रा और नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस शामिल थे। कमेटी ने लगभग 66 लोगों की गवाही के आधार पर, जिसमें नेताजी के उस हवाई यात्रा में साथी रहे कर्नल हबीबुर रहमान भी थे, निष्कर्ष निकाला कि नेताजी की हवाई दुर्घटना में ही मृत्यु हुई थी। लेकिन कमेटी के एक सदस्य और नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने इसका विरोध किया। शाहनवाज कमेटी के 14 साल बाद भारत सरकार ने 1970 में एक व्यक्ति कमीशन जीडी खोसला की निगरानी में बनाया। हालांकि डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा ने कमीशन को ये बयान दिया कि कर्नल हबीबुर रहमान ने
1946 में उनके सामने ये स्वीकार किया था कि उन्होंने नेताजी की प्लेन क्रैश में मृत्यु के बारे में झूठ बोला था, किंतु इसके बावजूद इस कमीशन ने भी अपनी पूर्ववर्ती जांच की बात को ही समर्थन दिया। 1999 में लगभग 25 साल बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार द्वारा मुखर्जी कमीशन बनाया गया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज S.K. मुखर्जी कर रहे थे। यह अब तक की सबसे बड़ी और गहराई से की गई जांच थी। सन 2005 में कमीशन ने रिपोर्ट दी कि जापानी सरकार और सोवियत सरकार के नेताजी के सुरक्षित रूस पहुंचाने के लिए एक सीक्रेट प्लान बनाया गया था और जो अस्थि अवशेष रनकोजी मंदिर में रखे गए हैं वो वास्तव में नेताजी के ना होकर एक जापानी सैनिक के थे जिसकी हार्ट अटैक में मृत्यु हुई थी। लेकिन संसद में पेश किए जाने पर तत्कालीन सरकार ने इस रिपोर्ट को भी बिना कोई बताए रिजेक्ट कर दिया। 2016 में नेताजी के जन्म दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा कुछ सीक्रेट फाइल डिक्लासिफाइड की गई और साथ ही कहा गया कि सभी फाइलों का डिक्लासिफाई होना भारत के कुछ अन्य देशों के साथ संबंधों पर बुरा असर डाल सकता है। आखिरकार इन फाइल्स में ऐसा क्या है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय में कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 में प्लेन क्रैश में मारे गए थे? क्या वह सोवियत संघ में शांति से रहने लगे थे या भारत वापस आए थे और गुमनामी बाबा बनकर रहने लगे थे? आप अपने कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। जय हिंद।